अच्छा, तो आज हम एक ऐसे सवाल पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोग सोचते तो हैं, पर शायद खुलकर बात करने में थोड़ी झिझक होती है। सवाल ये है, क्या ये मुमकिन है कि साइकिल चलाते समय लड़कियों को जननांगों में घर्षण या दबाव से किसी तरह की यौन संतुष्टि मिल सकती है? ये सवाल आता है, बिल्कुल आता है। हाँ, ये इंटरनेट फोरम से लेकर दोस्तों की बातचीत तक में कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर एक गहरी पड़ताल की जाए। सही है। हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट्स है, कुछ स्टडीज भी हैं और साइकिलिस्ट्स के वो व्यक्तिगत अनुभव भी हैं। तो हमारा मिशन साफ है, इस सवाल का जवाब ढूंढना, लेकिन अफवाहों से नहीं बल्कि तथ्यों और विज्ञान की मदद से। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। देखिए, इसका जवाब मतलब सीधा हाँ या ना में नहीं है, और यही इसे इतना दिलचस्प बनाता है। अच्छा, अगर कोई हाँ या ना में जवाब दे रहा है तो वो शायद पूरी तस्वीर नहीं देख रहा। ये मामला कई चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे कि एक तो फीमेल एनाटॉमी की बनावट, दूसरा साइकिल चलाने की फिजिक्स यानी भौतिकी, और सबसे जरूरी बात कि हम यौन संतुष्टि या सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन से असल में मतलब क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये एक पहेली के 3 हिस्सों जैसा है, एनाटॉमी, फिजिक्स और साइकोलॉजी। बिल्कुल, इन तीनों को समझना जरूरी है। तो फिर पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एनाटॉमी। सोर्सेज के हिसाब से महिला जननांग यानी वल्वा की बनावट इसमें क्या रोल निभाती है? बिल्कुल, देखिए वल्वा का जो बाहरी हिस्सा है जिसमें क्लिटोरिस और लेबिया शामिल हैं, वो शरीर के सबसे संवेदनशील हिस्सों में से एक है। इसकी वजह यह है कि यहाँ हजारों की संख्या में नर्व एंडिंग्स, ये मतलब नसों के सिरे होते हैं। अकेले क्लिटोरिस में ही करीब 8000 से ज्यादा नर्व एंडिंग्स होती हैं। 8000? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये बहुत ज्यादा है। अब इसे साइकिल चलाने की फिजिक्स से जोड़ते हैं। ठीक है। और जब कोई साइकिल चलाता है तो शरीर का काफी वजन एक बहुत छोटी सी जगह पर पड़ता है, और वो जगह है साइकिल की सीट, या जिसे सैडल कहते हैं। सही है। और जब आप पेडल मारते हैं तो आपका शरीर लगातार हिलता है। तो ये जो वजन है, दबाव है, और जो लगातार घर्षण हो रहा है, उसका सीधा असर उस एरिया पर पड़ता है। बिल्कुल, उसका सीधा असर पेल्विक एरिया यानी जननांग क्षेत्र पर पड़ता है। तो फिजिकली ये पूरी तरह से संभव है कि ये लगातार दबाव और घर्षण उन हजारों नर्व एंडिंग्स को उत्तेजित कर सकता है। मतलब थ्योरी में तो ये संभव लगता है कि लगातार घर्षण से एक तरह की सनसनी पैदा हो सकती है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सनसनी कई बार एक झंझनाहट या टिंगलिंग सेंसेशन जैसी महसूस हो सकती है। अच्छा। तो हाँ, शारीरिक स्तर पर एक सुखद अनुभूति या कह सकते हैं कि हल्की फुल्की उत्तेजना होना संभव है, जो कुछ हद तक क्लिटोरल स्टिमुलेशन जैसा महसूस हो। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, ये सिंपल शरीर विज्ञान है। ठीक है, तो फिजिकली यह मुमकिन है, पर क्या सोर्सेज इसे वाकई एक सेक्सुअल एक्सपीरियंस मानते हैं? क्योंकि मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि साइकिल चलाते वक्त किसी का ध्यान तो रोड पर होता है, ट्रैफिक से बचने पर होता है, या फिर इस बात पर कि कितनी कैलोरी बर्न करनी है। तो फिर ये संतुष्टि वाली बात कहाँ से आती है? और आपने इस चर्चा का सबसे जरूरी सवाल पूछ लिया है। अच्छा। हाँ, यही वो जगह है जहां विज्ञान और मनोविज्ञान मिलते हैं। हमारे सोर्सेज इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि शारीरिक उत्तेजना यानी फिजिकल अराउजल और यौन संतुष्टि यानी सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन या ऑर्गेज्म, ये 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि शरीर तो सिग्नल भेज सकता है पर दिमाग उस चैनल पर ट्यून्ड ही नहीं है। बिल्कुल, ये सोचने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये कनेक्शन मुझे पहले समझ नहीं आया था। इसे समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए कोई आपका दोस्त मजाक में आपको गुदगुदी करता है और आप हंस पड़ती हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ आप स्टैंड अप कॉमेडी शो में एक जोक सुनकर हंसती हैं। दोनों ही मामलों में आप हंस रही हैं, एक शारीरिक प्रतिक्रिया हो रही है, पर क्या दोनों अनुभव एक जैसे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो सिर्फ एक रिफ्लेक्स एक्शन जैसा है, दूसरी में आप मानसिक और भावनात्मक रूप से उस जोक से जुड़ी हुई हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। साइकिल चलाने से होने वाली उत्तेजना उस गुदगुदी की तरह है। ये आकस्मिक है, इंसिडेंटल है। मतलब साइड इफेक्ट। हाँ, ये उस गतिविधि का साइड इफेक्ट है, उसका मकसद नहीं है। जबकि यौन संतुष्टि के लिए आपको उस कॉमेडी शो की तरह मानसिक और भावनात्मक रूप से शामिल होना पड़ता है। आपका इरादा, आपका फोकस,
आपकी भावनाएं, ये सब मिलकर उस शारीरिक अनुभव को यौन संतुष्टि में बदलते हैं। साइकिल चलाते समय आपका दिमाग इन सब चीजों पर नहीं, बल्कि रास्ते पर, अपनी सांसों पर या अपनी मंजिल पर केंद्रित होता है। ये बात तो सही है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के लिए वो आकस्मिक अनुभव ही काफी हो? क्या हर अनुभव के लिए मानसिक जुड़ाव जरूरी ही है? ये एक अच्छा सवाल है और इसका जवाब थोड़ा व्यक्तिगत हो सकता है। लेकिन अगर हम यौन संतुष्टि की परिभाषा पर जाएं, जैसा कि सोर्सेज में बताया गया है, तो उसमें मानसिक जुड़ाव एक बहुत अहम हिस्सा है। अच्छा। सोर्सेज में कई महिलाओं के अनुभव बताए गए हैं। एक महिला ने बताया कि उसे शुरुआत में समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है और वो असहज हो गई। वहीं दूसरी ने इसे बस एक अजीब सी शारीरिक सनसनी मानकर नजरअंदाज कर दिया। बहुत कम मामलों में इसे पूरी तरह से एक यौन अनुभव के रूप में देखा गया। इससे पता चलता है कि सबका रिएक्शन और उसकी व्याख्या कितनी अलग होती है। लेकिन एक मिनट, हम यहाँ सुखद अनुभूति की बात कर रहे हैं, पर मेरे ख्याल से ज्यादातर साइकिलिस्ट्स, खासकर महिलाएं, एक बिल्कुल उल्टी कहानी बताती हैं। हाँ। क्या सोर्सेज में दर्द और परेशानी का भी जिक्र है? क्योंकि ये तो बहुत आम बात है। हाँ, और ये सिक्के का दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी पहलू है। अच्छा। सोर्सेस के अनुसार किसी भी तरह की सुखद उत्तेजना की तुलना में असुविधा, सुन्नपन और दर्द की शिकायतें कहीं ज्यादा आम है। असल में ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए मेडिकल शब्द भी हैं, जैसे साइक्लिस्ट सिंड्रोम या सैडल सोर। सैडल सोर ही सुनने में ही काफी दर्दनाक लगता है। ये होता क्यों है? मैकेनिज्म तो वही है, दबाव और घर्षण। तो फिर किसी को सुखद अनुभूति और किसी को दर्द क्यों होता है? इसका कारण है दबाव की मात्रा और जगह। जब आप लंबे समय तक, खासकर गलत पोस्चर में या गलत सीट पर बैठते हैं, तो वो दबाव सिर्फ नर्व एंडिंग्स को ही नहीं, बल्कि पेरिनियल एरिया में मौजूद नसों और रक्त वाहिकाओं को भी दबाता है। ब्लड वेसल्स को भी? जी। और जब खून का दौरा रुकता है तो उस हिस्से में सुन्नपन या झुनझुनी होने लगती है, जिसे जेनिटल नमनेस कहते हैं। अगर ये बार बार हो तो इससे लॉन्ग टर्म नर्व डैमेज का खतरा भी हो सकता है। बाप रे, ये तो काफी गंभीर बात है। मतलब आराम और सही फिटिंग किसी भी आकस्मिक उत्तेजना की संभावना से कहीं ज्यादा जरूरी मुद्दा है। बिल्कुल, और यहीं पर साइकिल और सीट का डिजाइन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सोर्सेज बताते हैं कि दशकों तक साइकिलें और उनकी सीटें वो एक स्टैंडर्ड पुरुष शरीर को ध्यान में रखकर बनती थी। अच्छा। लेकिन पुरुषों और महिलाओं की पेल्विक बनावट में फर्क होता है। महिलाओं के जो सिट बोन्स होते हैं, मतलब बैठने वाली हड्डियां, वो आमतौर पर ज्यादा चौड़ी होती हैं। तो पुरानी पतली सीटें महिलाओं के लिए सही नहीं थी, यही मतलब हुआ? सही कहा आपने। वो पतली सीटें वजन को सिट बोन्स पर डालने के बजाय सीधे बीच के नरम ऊतकों यानी सॉफ्ट टिश्यूज पर डाल देती थी, जहां सारी नसें और रक्तवाहिकाएं होती हैं। बिल्कुल। इससे असुविधा और दर्द की समस्या और बढ़ जाती थी। तो अब जो महिलाओं के लिए खास सीटें आती हैं, उनमें क्या अलग होता है? क्या वो इस समस्या को हल करती हैं? हाँ, सीट का डिजाइन अब बहुत बदल गया है। अब जो विमेन स्पेसिफिक सीटें आती हैं, उनका लॉजिक क्या है? वो थोड़ी ज्यादा चौड़ी होती हैं ताकि वजन सही से सिट बोन्स पर आए, सॉफ्ट टिश्यू पर नहीं। मैंने देखा है। आपने देखा होगा कि कई सीटों के बीच में एक कटआउट या खाली जगह होती है। हाँ। वो सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है, वो पेरिनियल एरिया पर दबाव कम करने और ब्लड फ्लो बनाए रखने के लिए है। कुछ में जेल पैडिंग होती है जो शॉक को एब्जॉर्ब करती है। ये छोटी छोटी इंजीनियरिंग की बातें आराम और चोट के बीच का फर्क बन जाती हैं। इसके अलावा पहनावे या पीरियड्स जैसे फैक्टर्स का भी कोई रोल होता है? सोर्सेज में इसका जिक्र है क्या? हाँ, ये भी जरूरी पॉइंट्स हैं। अगर कपड़े, खासकर साइकिलिंग शॉर्ट्स, सही फिटिंग के नहीं है या उनमें पैडिंग नहीं है, तो घर्षण बढ़ सकता है और नमी से जलन भी हो सकती है। सही बात है। और मासिक धर्म चक्र के दौरान भी कुछ महिलाओं में पेल्विक एरिया में संवेदनशीलता बढ़ जाती है, तो उस समय साइकिल चलाना ज्यादा असहज हो सकता है। तो मतलब हर किसी का अनुभव बहुत ही ज्यादा व्यक्तिगत है। आपकी साइकिल कैसी है, सीट का डिजाइन क्या है, आपकी शारीरिक बनावट कैसी है, आपने क्या पहना है, बिल्कुल, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आपका अनुभव कैसा होगा। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यही निष्कर्ष निकलता है। हर महिला का शरीर अलग है, उनकी संवेदनशीलता का स्तर अलग है, उनकी साइकिल अलग है और उनके चलाने का तरीका भी अलग है। तो इन सभी कारकों के कारण हर किसी का अनुभव बेहद व्यक्तिगत और अलग होता है। किसी एक अनुभव को सभी पर लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब तक के इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं? क्या वो शुरुआती सवाल कि क्या ये संभव है, उसका कोई साफ जवाब है हमारे पास? हाँ, अब हम एक साफ जवाब दे सकते हैं।
तो असल में जो सबसे बड़ा मिथ है वो ये नहीं है कि ऐसा हो सकता है या नहीं, शारीरिक रूप से ये संभव है। सबसे बड़ा मिथ ये है कि इसे एक यौन अनुभव से जोड़कर देखा जाता है, जबकि सोर्सेस के हिसाब से इसका यौनिकता से उतना ही लेना देना है जितना दौड़ते हुए सांस फूलने का पैनिक अटैक्स है। वाह, ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। दोनों में शरीर की एक जैसी प्रतिक्रिया हो सकती है, तेज धड़कन, सांसों का चढ़ना, पर इरादा, संदर्भ और अनुभव बिल्कुल अलग हैं। मतलब ये एक शारीरिक क्वर्क है, एक साइड इफेक्ट, ना कि यौन संतुष्टि का कोई विश्वसनीय तरीका। बिल्कुल, स्रोत का अंतिम निष्कर्ष भी यही है। इसे यौन संतुष्टि का एक भरोसेमंद साधन मानना तथ्यों से बहुत दूर की बात है। सही है। जैसा हमने बात की, यौन संतुष्टि एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ शारीरिक उत्तेजना ही नहीं, बल्कि गहरा मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव भी शामिल होता है, जो साइकिल चलाते समय आमतौर पर मौजूद नहीं होता। साइकिल चलाना मुख्य रूप से एक बेहतरीन व्यायाम है, एक स्वस्थ गतिविधि है, और सही उपकरणों जैसे कि एक आरामदायक सीट और सही कपड़ों के साथ इसे बिना किसी असुविधा के मजे से किया जा सकता है। असल ध्यान इसी पर होना चाहिए, आराम और स्वास्थ्य पर, न कि किसी आकस्मिक सनसनी पर। बिल्कुल सही कहा। तो हमने एक जिज्ञासा भरे सवाल से शुरुआत की, फिर महिला शरीर रचना की संवेदनशीलता को समझा, इसके बाद शारीरिक उत्तेजना और यौन संतुष्टि के बीच के बहुत जरूरी अंतर पर बात की, और आखिर में साइकिल चलाने से जुड़ी असुविधा और दर्द के व्यवहारिक पहलू पर भी गौर किया, जो शायद सबसे ज्यादा लोगों के काम की जानकारी है। और ये पूरी चर्चा एक और भी बड़ा सवाल उठाती है, एक ऐसा सवाल जो साइकिल से कहीं आगे जाता है। अच्छा? साइकिल की सीट से लेकर ऑफिस की कुर्सी तक, स्मार्टफोन से लेकर मेडिकल उपकरणों तक, हमारी रोजमर्रा की चीजों का डिजाइन अक्सर एक डिफॉल्ट इंसान को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और वो डिफॉल्ट ऐतिहासिक रूप से एक पुरुष शरीर है। ये बात तो है। यह सोचना दिलचस्प है कि जब डिजाइन और इंजीनियरिंग में शारीरिक विविधता को, चाहे वो जेंडर हो, कद हो या उम्र हो, गंभीरता से शामिल किया जाएगा, तो हमारे रोजमर्रा के अनुभवों और हमारे स्वास्थ्य पर इसका कितना गहरा और सकारात्मक असर पड़ेगा।